हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों। आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कम ही थे टॉपिक। तो पहला हम लोग ग्रीस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना, प्लेसेस इन न्यूज़ में। उसके बाद हम लोग जानेंगे डीलिमिटेशन इन इंडिया। ये दोस्तों थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसीलिए मतलब कम रखा है इसको। मैं जो बाकी रहेगा उसको कल मतलब एडअप कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग को ये जानना जरूरी है XM4 मिशन है क्या दोस्तों। और हम लोग आज जानेंगे आयुष्मान भारत PMJ मतलब जन आरोग्य योजना है ना, इसके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि बिहार में क्या है ना कि एक टॉप पोजीशन पे है इसके मामले में। अगर आप देखेंगे, है ना, इस मतलब जो कार्ड इशू किए उसमें कम से कम नहीं तो 1100 करोड़ रुपए उन्होंने मतलब आम आदमी के बचाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन करेंगे ये मतलब जो लाइव आके मैं ये वीकली रिवीजन करूँगा, ठीक है। 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग भी मैप खोल लीजिए, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप लोग, ये रहा ग्रीस। देखिए दोस्तों ये ग्रीस है पूरा, है ना। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें देखो सबसे पहले तो इसके मान लो कैपिटल क्या है दोस्तों, एथेंस सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, उसकी कैपिटल भी। ये दोस्तों ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रेडल भी माना जाता है, मतलब जो बच्चों को मतलब झूलना नहीं होता है उसको माना जाता है। और इसको मतलब बर्थ प्लेस माना जाता है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के लिए माना जाता है। उसके बाद ओलंपिक गेम यहाँ से हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर हमारे लिए मेन थोड़ा सा ज्योग्राफिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके साउथ ईस्ट में पड़ेगा ये, मतलब यूरोप के साउथ में और ईस्ट साइड में, मतलब ये यूरोप है ना, इसके ईस्ट साइड में पड़ेगा ये पूरा यूरोप आ रहा है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट में, ये साउथ वेस्ट इधर पड़ जाएगा, ठीक है। साउथ और ईस्ट में ये पड़ेगा। उसके बाद एट द साउदर्न टिप ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला मैंने आप लोग को क्या बताया था दोस्तों, पेनिनसुला वो चीज़ होती है, अगर चल मान लीजिए पेनिनसुला है तो जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो, जैसे यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पेनिनसुला, ठीक है। तो ये जिस पेनिनसुला में है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला, ये एक बाल्कन पेनिनसुला है, ठीक है। देखते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए इसके मतलब सारे डायरेक्शन में है क्या, तो नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे इसके अल्बानिया है। देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट में, तो क्या मिला हम लोग को, अल्बानिया। नॉर्थ में देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, और उसके अलावा आपका आ जाएगा बुल्गारिया। ये रहा, देखिए ये हमारा ये है ना, ये ग्रीस है, इसी के नॉर्थ में तो आ रहा है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में ये रहा आपका टर्की। ये थोड़ा सा ये वाला, ये ईस्ट मतलब यूरोपियन पार्ट जो है टर्की का, वो वाला टच करता है। इसका मतलब इधर ईस्टर्न पार्ट भी है, टर्की 2 कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देता है ना, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है एक तरह से, ठीक है। इसके आधा थोड़ा सा एकदम पार्ट यूरोप में है और मैक्सिमम पार्ट जो है मतलब एशिया में है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कितने कौन से सी हैं इसके। अगर आप देखेंगे इसके दोस्तों ईस्ट में, तो यहाँ पे आ जाता है आपका एगन सी, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आयोनियन सी है, वेस्ट आपका इधर पड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आयोनियन सी, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ क्रेटे, मतलब इसके नीचे में ही दोस्तों सी ऑफ क्रेटे है और मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी आप ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ से करीब ऐसे जाके ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब इसी के नीचे में आपका सी ऑफ क्रेटे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे ग्रीस में कौन सा है, तो ये एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट ओलंपस, जो उनके मतलब जो भगवान है उनसे भी रिलेटेड काफ़ी किया जाता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों आप जान लीजिए कि बाल्कन मतलब पेनिनसुला में जो कंट्रीज है उनको बाल्कन कंट्रीज बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों बल्गेरिया में एक मतलब माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन, ठीक है। तो उसी में एक हाईएस्ट पॉइंट है मुसाला, है ना, बाल्कन पेनिनसुला में ये वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। तो उसी के नाम पे ये जो कंट्रीज आती हैं इस पेनिनसुला में, उनको बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये जो ग्रीस है मतलब जितनी भी कंट्री है लॉन्गेस्ट है इसकी, मतलब अगर आप कोस्ट लाइन देखेंगे तो मतलब मेडिटेरियन सी के जो बेसिन है उसमें अगर देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट अगर किसी की कोस्ट लाइन है तो वो यही है, ग्रीस, ठीक। बाकी ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, सेकंड करंट अफेयर। तो सेकंड न्यूज़ आ जाता है हमारा दोस्तों डीलिमिटेशन से रिलेटेड। अब देखिए इशू क्या चल रहा है न्यूज़ में, क्या है एक्चुअली क्या है दोस्तों, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ये हुआ ना कि 2026 तक मतलब जनगणना पूरी हो जाएगी, सेंसस चल रहा है ना। तो मतलब ये साउथ और नॉर्थ में एक अजीब सी मतलब लड़ाई चल रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए सीट्स अगर वही रही, मतलब सीट नहीं बढ़ाया गया 2026 में, अगर सीट्स नहीं बढ़ाया गया तो ये जान लीजिए नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा, साउथ इंडिया का होगा, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी कम होगी कंपेयर टू नॉर्थ के। अब इसमें नुकसान कैसे होगा दोस्तों, नुकसान ऐसे होगा अगर मान लो सीट नहीं बढ़ाई तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा मतलब चाहिए एमपी, है ना, एमपी या एमएलए जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाले होंगे ना, तो वो सीट कहाँ से आएंगी, वो साउथ से कट के इनके पास आएंगी, है ना। तो यही डिस्कशन चल रहा है। और अगर मान लो सीट बढ़ भी गई, सीट अगर बढ़ गई तो पॉपुलेशन के हिसाब से किसके ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो भी नॉर्थ इंडिया के ही मतलब उनका इंक्रीज़ होगा, है ना। तो यही सब इशू है जो अभी डिस्कशन में चल रहा है। तो हम लोग को मेन थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन का जानना है कि ये है क्या, डीलिमिटेशन है क्या, फर्स्ट टाइम हुआ कब था, किसने किया था, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू उनके डिस्कशन से, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले डीलिमिटेशन होता क्या दोस्तों। डीलिमिटेशन होता है एक एक्ट या प्रोसेस बोल दीजिए, जिससे क्या है कि मतलब कि किसी टेरिटरी की मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन का मतलब बाउंड्री को मतलब लिमिट किया जाता है, ठीक है। फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जहाँ के मतलब अलग अलग मतलब सबका मतलब बनाएगा मतलब रीजन वाइज डिवाइड करने वाला कंट्री में, और प्रोवाइड हैविंग अ और एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी है उन्हीं को, ठीक है।
मतलब होगी, हर किसी को मतलब जो नहीं है उसको किसी न किसी लेजिस्लेटिव बॉडी वाले में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, मतलब डिलिमिटेशन इसीलिए किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद के साथ ही होता है, ताकि मतलब डिफाइन कर सके कहाँ पे कितनी सीट्स दी जाएंगी, कितना रीजन होगा, क्या बाउंड्री होगी, ठीक है। और डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं दोस्तों, है ना, जो पंचायत होता है या फिर मतलब म्यूनसिपैलिटी, ये सब लोकल बॉडीज़ होगी ना, इनसे अलग है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, ठीक। इसको मतलब मिक्सअप ना करिएगा, ठीक। अब डीलिमिटेशन करते कैसे हैं, तो डीलिमिटेशन जो होता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जो कि किस एक्ट के थ्रू चलता है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जो कब इनेक्ट हुआ था दोस्तों, इनेक्ट हुआ था 1952, इनेक्टेड इन दिस ईयर, ठीक है। अब डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड है, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपॉइंट जो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और किसके साथ मिलकर करते हैं ये लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, आज तक कितनी बार मतलब डीलिमिटेशन कमीशन का सेटअप हुआ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 4 बार हुआ, ठीक है। तो चारों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बार कब हुआ था दोस्तों, 1953 में, ठीक है। तो इसका जो बेस बना था 1951 का सेंसस बना था, जो मतलब जनगणना हुई थी, उसी को बेस लेके इन्होंने फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन किया था। तो इसको जरूरी है दोस्तों जान लीजिएगा, इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे जस्टिस N चंद्रशेखर अय्यर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है, ठीक है। और उसमें कितनी सीट फिक्स की गई थी लोकसभा की, उसमें लोकसभा की सीट फिक्स की गई थी 494, कितनी की गई थी, 494, ठीक है। उसके बाद सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन कब हुआ था दोस्तों, सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन हुआ था 1963 में, ठीक है। ये किसके बेस पे किया गया था, तो ये 1961 सेंसस के आधार पे किया गया था, और इसमें लोकसभा की सीट जो थी 492 से 522 बढ़ा दिया गया, ये प्लस हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड डीलिमिटेशन। ये कब हुआ था दोस्तों, ये थर्ड डीलिमिटेशन हुआ था आपका 1973, मतलब डीलिमिटेशन कमीशन, थर्ड डीलिमिटेशन कमीशन हुआ था 1973 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके हेड कौन थे, तो जस्टिस JL कपूर, किसके थर्ड वाले के थे, फर्स्ट वाले कौन थे, जस्टिस N चंद्रशेखर अय्यर, ठीक। अब इसमें ऐसा क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था दोस्तों, जो 522 सीट थी, जो कि मतलब सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन में लाई गई थी, तो उसकी सीट बढ़ गई है प्लस 543, ठीक। और असेंबली सीट्स कितनी होगी, 3771 से 3997, ठीक। अब ये सब जब होने लगा तो मतलब थोड़ा सा विवाद चलने लगा कि मतलब ऐसे तो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मतलब उसकी बढ़ती जाएगी। तो मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए 42nd से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया, ठीक है। और जिसने क्या किया कि इन लिमिटेशन को, डीलिमिटेशन ऑफ कमिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जितनी थी उसको फ्रोज कर दिया, ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। मतलब ये 2001 तक यही फॉलो किया जाए, कितना 543 ही इसको मतलब 2001 तक फॉलो किया जाएगा, इसमें फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा फोर्थ डीलिमिटेशन, जो लास्ट हुआ था, है ना, 2002 में। 2001 तक के लिए वो मतलब बना दिया गया था, तो 2002 में बनाया गया कि मतलब 2001 का जो सेंसर होगा उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो 2002 में फोर्थ डीलिमिटेशन कमीशन आया, क्योंकि 2001 तक तो मतलब फ्रोज कर दिया था कि नहीं, कोई भी मतलब डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा। तो फोर्थ डीलिमिटेशन कमीशन कब आया, 2002 में आया दोस्तों। और किसके बेस पे था ये, 2001 के सेंसस पे बेस था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ध्यान रखना दोस्तों। जस्टिस कुलदीप सिंह इसके मतलब हेड थे, और ये ओनली री एडजस्टमेंट हुआ है, बाउंड्रीज मतलब जो बाउंड्रीज थी उन्हीं का री एडजस्टमेंट हुआ है, कोई भी इंक्रीज सीट्स में नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का री एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। और इसी समय दोस्तों एक आया था एक्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002 का, ठीक है, इसी समय का। इसने इसको और फर्दर के लिए फ्रोज कर दिया, ठीक है ना। कब तक के लिए, 2026 के लिए। तो इस बार अभी होने वाला है, 2026 आने वाला है ना, तो 2026 में यही सोच रहे हैं मतलब क्या होगा, सीट बढ़ेगी या घटेगी, पर ठीक है, इसका मतलब नहीं। पहली जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है दोस्तों 1950 से 51 में कराई गई थी पहले हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लास्ट जो हुई थी 1976 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। वो जो हम उसी समय तो एक्ट ला दिया गया था ना 1971 की बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद ध्यान लीजिए दोस्तों, संविधान में मतलब जो संविधान है इंडिया का, वो मैंडेट करता है कि लोकसभा सीट्स को हमेशा स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से ही मतलब बढ़ाना या घटाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप पॉपुलेशन बेसिस पे करेंगे तो हर आदमी का वोट क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब मान लीजिए कि मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी किसी में ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो उनकी वेटेज क्या हो जाएगा, वोट का ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मतलब कि हर इंसान का, हर स्टेट का वोट जो है इक्वल काउंट हो, मतलब इक्वल वोट वेट अक्रॉस स्टेट, इसलिए स्टेट पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए मतलब इसमें डिलिमिटेशन किया जाएगा या फिर सीट्स बढ़ाई घटाई जाएंगी, ठीक है। और आर्टिकल 82 क्या कहता है, आर्टिकल 82 दोस्तों पार्लियामेंट को मतलब इंपावर करता है कि मतलब ये डिलिमिटेशन एक्ट को हर मतलब एवरी सेंसस में कराए, मतलब जब भी जनगणना होती है, ठीक है। और 170 जो है स्टेट्स के लिए है, सेम वही जो मतलब 82 पार्लियामेंट के लिए है, तो 170 जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, ठीक है। डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। अब देखिए नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें साउथ में क्या है ना, जैसे कि ये लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं लगभग 35% GDP का, ये जान लीजिए,
35% जीडीपी करते हैं। कितना पॉपुलेशन में? सिर्फ 18% पॉपुलेशन, देश की 18% पॉपुलेशन 35% जीडीपी करती है, इसीलिए इनको ज़्यादा जलन हो जाती है। भाई हम लोग काम कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर हमारा प्रोग्रेस का फल किसको मिल रहा है? नॉर्थ इंडिया को मिल रहा है ना। और नॉर्थ स्टेट क्या है, इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, और वैसा प्रोग्रेस दिखा भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, मतलब इसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहले एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि कोलैबोरेशन इन्हीं के साथ होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो भी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको लेके ये कंपोजिशन होता है इसका डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक, अब देखिए नोट करने में क्या है डिलिमिटेशन कमीशन में दोस्तों, इसके काम क्या है दोस्तों, फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन तो ऐसे आप लोगों को पता ही चलेगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों फंक्शन इसका जैसे ये डिटरमाइन करता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और क्या बाउंड्री होगी। ठीक है, टू इंश्योर इक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये आइडेंटिफाई करता है सीट्स की, SC ST की, मतलब अगर मान ली कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इनकी सीट्स मतलब उसी हिसाब से हो, है ना। और इनका ऑर्डर जो, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इनका जो ऑर्डर है कोर्ट में चैलेंज कैन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड न्यूज़ क्या है, एक्सियम 4 मिशन। ये अभी हाल फिलहाल में आप लोग को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें क्या है कि पहली बार मतलब कोई इंडियन मतलब एस्ट्रोनॉट, ठीक है, उनको मतलब उसको मतलब पार्ट हैं इस मतलब पूरे मिशन के पार्ट हैं। ठीक है, उनका नाम है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ठीक, एक्सियम 4 मिशन इसलिए भी खास है कि फर्स्ट टाइम एन इंडियन एस्ट्रोनॉट गॉन टू स्पेस, मतलब पहली बार कोई एक इंडियन एस्ट्रोनॉट 41 साल बाद मतलब स्पेस में जाएगा। और उसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि पहली बार कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट ISS को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करेगा। ठीक ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एक्सियम 4 मिशन को ही AX4 कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है इसका। ठीक है, और ये क्या है, ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले भी 3 हो चुके हैं, ये चौथा है जिसमें मतलब हमारे जो मतलब शुभांशु शुक्ला जी हैं वो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, मतलब इसका बस सिंपल से समझ लीजिए दोस्तों को, मतलब स्पेस को भी कमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि मतलब उसको भी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज या फिर स्पेस सेक्टर वाली प्राइवेट वाली जो स्पेस सेक्टर है तो वो सब भी इन्वॉल्व हो सकें और मतलब अच्छा मतलब पैसा कमा सकें बिजनेस पर्पज से लिए, समझ लीजिए कमर्शलाइज किया जा रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू कमर्शलाइज लो अर्थ ऑर्बिट बाय इन्वॉल्विंग प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस मिशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज बाय एक्सियम स्पेस है। ठीक है, ये मतलब कंपनी है, ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है, कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन नासा के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। हाँ ये ध्यान रखिए, जैसे कि मतलब हमारे शुभांशु शुक्ला जिसके पार्ट हैं, लॉन्च व्हीकल ध्यान रखिएगा SpaceX का है, SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, और लॉन्च साइट जो है वो नासा की है। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। ठीक, आप इन लोग एक बार मैप में फ्लोरिडा देखिएगा दोस्तों, है ना, कुछ अलग जगह मिलेगा ये। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस पे है, तो ये SpaceX के ऊपर डिपेंड है, मतलब कोलैबोरेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सेस और अदर ऑपरेशंस के लिए किस पे मतलब डिपेंडेंट है, नासा में। ये लोग वहाँ पे जाके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चाहे बायोलॉजिकल हो गया, चाहे साइनोबैक्टीरिया को लेके जाएंगे वहाँ पे कैसा रोल रहता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होंगे और मतलब कमर्शलाइजेशन भी होगा। ये ड्यूरेशन अप टू 14 डेज का होगा। ठीक है, और मिशन का कॉल साइन अगर पूछेंगे कोई तो मतलब एग्जाम में पूछ ले तो वो शख्स है SHUX। ठीक है, शुभांशु शुक्ला में ही याद रखिएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉट कौन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, यही नाम ध्यान रखिए, बाकी तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और नोट करिए इसरो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन पूछ ले क्या इसरो मतलब एक्सियम 4 मिशन में इन्वॉल्व था, तो बोलना हाँ था। फिर 4th क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, 4th और लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या मतलब न्यूज़ है, बिहार पुशिश अप इट्स मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, मतलब इसने लोगों का मतलब एक मध्यम वर्ग के लोगों का कम से कम नहीं तो 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का सेविंग करवा दिया सिर्फ और सिर्फ मेडिकल को देख के। ठीक है, मतलब जिनसे मतलब उनका अच्छा खासा भट्टा बैठ सकता था, है ना, उसमें। ठीक है, आयुष्मान भारत PMJ। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी, 2018 में हो गई थी दोस्तों। ये ध्यान रखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब प्रोवाइडेड मतलब गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, ये क्या ऑफर करता है, ये कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफर करता है अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी। मतलब प्राइमरी में क्या है दोस्तों, बुखार हुआ और सिंपल चीज़ों के लिए मतलब जरूरी नहीं है ना, वैसी चीज़ों में जहाँ पर मतलब आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो या फिर जहाँ पे मतलब कुछ मतलब स्पेशलिस्ट की जरूरत हो, जहाँ पे एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है ना, उन सब चीज़ों में मतलब इसको रखा गया है। ठीक है, टारगेट ग्रुप क्या है, EWS है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। SECC क्या है दोस्तों, एक तरह से मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसर है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके बारे में हम लोग बात किए थे दोस्तों, है ना। अब देख लीजिए नोट में प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। देखो प्राइमरी में क्या है दोस्तों, इलनेस इंजरी या एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम जो कि आराम से हो सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या है कि जो कि स्पेशलिस्ट चाहिए कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज जैसे कैंसर रखा या कुछ ऐसी चीज़ है ना, हेल्थ इशू। और टर्शरी में क्या है कि मतलब इक्विपमेंट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब जरूरत होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ये आज की करंट अफेयर हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मतलब यही रखें, और बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो मैं कल वाले वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना।